मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट करता है? तो इसका जवाब है E क्रॉस B के डायरेक्शन में, यानी जिस डायरेक्शन में वेक्टर C होता है उस डायरेक्शन में। तो आंसर हो जाएगा पैरेलल टू E क्रॉस B। जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वह वेक्टर C के डायरेक्शन में प्रोपेगेट करता है और वेक्टर C का डायरेक्शन E क्रॉस B के अलोंग होता है। ये बात तो आपको बताए थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक प्रोपेगेशन वेक्टर C होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E होता है और एक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B होता है। तो ये वेव किस डायरेक्शन में जा रहा है? C के डायरेक्शन में। तो C का जो डायरेक्शन है वो किसके अलोंग है? E क्रॉस B के अलोंग। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस डायरेक्शन में चलता है? तो इसका जवाब है E क्रॉस B के डायरेक्शन में, या आप बोल सकते हैं C के डायरेक्शन में। तो यहां हो जाएगा पैरेलल टू E क्रॉस B। सेकेंड देखिए, द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो होता है म्यू इक्वल टू होता है एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल बाय एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव, और इसका वैल्यू मैंने बताया था 0 और 1 के बीच में होता है, क्योंकि मैसेज सिग्नल की एम्पलीट्यूड कम होती है कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड से। मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान 0 और 1 के बीच में होता है, तो इसका आंसर होगा बिटवीन 0 एंड 1। थर्ड है बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नॉर गेट इज। तो नॉर गेट का मतलब क्या होता है? नॉर गेट का मतलब हो गया और प्लस, और ये एन का मतलब नॉट। ठीक है, और प्लस नॉट को क्या बोलते हैं? नॉर। तो और का मतलब एडिशन होता है और नॉट का मतलब इन्वर्सन, यानी आउटपुट क्या मिलेगा? ए प्लस बी डैश, वाई इक्वल टू ए प्लस बी डैश। विथ द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द रेसिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर। जब हम सेमीकंडक्टर के तापमान को बढ़ाते हैं तो उसका कंडक्टिविटी बढ़ता है, यानी रेसिस्टेंस घटता है। विच फ्रीक्वेंसी रेंज इज यूज्ड फॉर टीवी ट्रांसमिशन। तो ये टीवी ट्रांसमिशन के लिए फ्रीक्वेंसी रेंज यूज किया जाता है 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है ऑब्जेक्टिव में। राइट द डेसिमल नंबर 25 इन बाइनरी। तो 25 का बाइनरी फॉर्म क्या होगा? तो हम 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तब तक जब तक 1 ना आए। 2 12 जा 24, रिमाइंडर 1, 2 6 जा 12, रिमाइंडर 0, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। तो ये हो जाएगा, इधर से नीचे से ऊपर चलो, 1 1 0 0 1, 1 1 0 0 1। ये हो गया आपका बाइनरी फॉर्म 25 का। विच सीरीज कम्स इन विजिबल रीजन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के विजिबल रीजन में कौन सा सीरीज आता है? तो आप जानते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 5 स्पेक्ट्रल सीरीज बनता है। पहला सीरीज का नाम है लाइमन, दूसरा का नाम है बामर, तीसरा सीरीज बनता है पाशन, चौथा है ब्रैकेट और पांचवा है फंड सीरीज। ये 5 स्पेक्ट्रल सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बनते हैं, जिसमें लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में बनता है, बामर सीरीज विजिबल रीजन में बनता है और बाकी 3 सीरीज इंफ्रारेड रीजन में बनता है। तो विजिबल रीजन में आपका हो गया बामर सीरीज, सेकेंड नंबर। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ TH 230 90। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? तो नीचे वाला नंबर हो गया एटॉमिक नंबर यानी Z, ऊपर वाला नंबर हो गया मास नंबर A। तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं? मास नंबर में एटॉमिक नंबर घटाते हैं, तो 230 में 90 घटाइएगा 140 आएगा। ये फॉर्मूला पढ़े ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स A माइनस Z। तो 230 माइनस 90
इक्वल टू 140। द लॉजिक गेट सोन इन द फिगर इज, इसको पहचानिए ये कौन सा लॉजिक गेट है। तो सिंपल सा बात है, ये डी के तरह ये एंड गेट है और इसका आउटपुट क्या मिलेगा, y बराबर a इंटू बी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर, देखिए ट्रांजिस्टर पर 2-3 ऑब्जेक्टिव है जो बार बार पूछे जाते हैं और ट्रांजिस्टर का थ्योरी आपको तो मैंने पढ़ाया है नहीं, तो ट्रांजिस्टर का थोड़ा सा थ्योरी हम इसी क्लास में, इसी वीडियो लेक्चर में आपको हम बताएंगे, लेकिन एकदम लास्ट में। और ट्रांजिस्टर को डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांजिस्टर से ना कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन आता है। ट्रांजिस्टर से केवल और केवल ऑब्जेक्टिव आएगा, और वो भी 2-3 टाइप का ऑब्जेक्टिव है जो हर साल घुमा फिरा के पूछा जाता है। लेकिन उस ऑब्जेक्टिव को जानने के लिए थोड़ा सा ट्रांजिस्टर के बारे में जानना ज़रूरी है, तो वो हम लास्ट में बताएंगे इस वीडियो लेक्चर के, ठीक है। तो अभी कह रहा है कि ट्रांजिस्टर में इन ए एनपीएन ट्रांजिस्टर 2 टाइप का होता है, एक होता है पीएनपी और एक होता है एनपीएन, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन इमीटर करंट आई, बेस करंट आईबी एंड कलेक्टर करंट आईसी। ध्यान से सुनिए, ट्रांजिस्टर में 3 करंट फ्लो होता है, एक होता है इमीटर करंट आई, एक होता है बेस करंट आईबी और एक होता है कलेक्टर करंट आईसी। तीनों में रिलेशन पूछ रहा है। तो याद रखिए, ये आपका ट्रांजिस्टर का थोड़ा सा मैंने यहां पर, ये देखिए, तो ट्रांजिस्टर के बारे में यहां पर थोड़ा सा मैंने लिखा है, और इतना सा अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। तो इसको हम लास्ट में दिखाएंगे। पहले आप यहां पर ये देखिए कि ट्रांजिस्टर में 3 करंट फ्लो होता है। यहां पर देखिए, इमीटर करंट है आई, यहाँ पर बेस करंट है IB और यहाँ पर कलेक्टर करंट है IC। तो इधर से फ्लो हो गया इमीटर करंट जो 2 पार्ट में बट गया, इधर थोड़ा सा चला गया बेस करंट और बाकी चला गया कलेक्टर करंट। मान लो इधर से 10 एम्पियर आया, इधर गया 2 एम्पियर, इधर गया 8 एम्पियर। इसका मतलब इमीटर करंट सबसे बड़ा है, ये 10 एम्पियर है, बेस करंट सबसे छोटा है, ये 2 एम्पियर है, और कलेक्टर करंट उसके बाद आता है। तो इमीटर करंट इज ग्रेटर देन कलेक्टर करंट। ये 10 एम्पियर है, ये 8 एम्पियर है और ये सिर्फ 2 एम्पियर, यानी बेस करंट बहुत ही स्मॉल होता है। और इमीटर करंट का वैल्यू, IE का वैल्यू हमेशा बेस करंट और कलेक्टर करंट के सम के बराबर होता है। तो इसको याद रखिएगा कि ट्रांजिस्टर में 3 करंट फ्लो होता है, इमीटर करंट, बेस करंट, कलेक्टर करंट। इमीटर करंट किसके बराबर होता है, बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। क्लियर है। तो यहां पर जो आपका पूछ रहा है कि तीनों करंट में कौन सा रिलेशन सही है, तो पहला रिलेशन सही है, क्योंकि देखिए ध्यान से, यहां पर इस माइनस IB को उठा के अगर इधर कर दो तो इमीटर करंट का वैल्यू क्या निकल रहा है, कलेक्टर करंट, और ये इधर आके प्लस बेस करंट, ठीक है। बाकी सारा रिलेशन गलत है। स्काई वेव कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन, तो हमने 3 तरह का रेडियो वेव कम्युनिकेशन बताया था, ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन, स्काई वेव कम्युनिकेशन, और थर्ड में बताया था स्पेस वेव कम्युनिकेशन। तो स्काई वाले में बताया था 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज के बीच के रेडियो तरंग को हम एक ट्रांसमीटर के द्वारा आयनोस्फेयर यानी आयन मंडल की ओर छोड़ते हैं और वो वहां से परावर्तित होकर लौटता है, जो कि फिर रिसीवर रिसीव करता है। तो स्काई वेव कम्युनिकेशन इज बेस्ड अपॉन रिफ्लेक्शन बाय आयनोस्फेयर, यह आयन मंडल के द्वारा परावर्तित होता है। 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज के बीच के रेडियो तरंग का कम्युनिकेशन जिस माध्यम से किया जाता है उसको हम स्काई वेव कम्युनिकेशन कहते हैं। और स्काई वेव कम्युनिकेशन में जो हमारा रेडियो वेव है वो आयन मंडल से परावर्तित होकर लौटता है। मेन गेट यानी बेसिक गेट इज, तो देखिए 5 तरह का मैंने गेट पढ़ाया आपको। कौन कौन सा गेट है, एक है और गेट, दूसरा है एंड गेट, तीसरा है नॉट गेट, चौथा है नैंड गेट और 5वां है नॉर गेट। इसमें पहला जो 3 गेट है इसको बेसिक गेट कहते हैं। तो एंड और नॉट, ये तीनों क्या हो गया, बेसिक।
और लास्ट का जो दो है नैंड और नॉर, इस दोनों को यूनिवर्सल गेट कहते हैं। नेक्स्ट है एलईडी कैन गिव अस लाइट फॉर द रेंज ऑफ बैंड गैप। एलईडी का पूरा नाम है लाइट इमिटिंग डायोड, और इसके लिए मैंने बताया था कि जो भी सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज करते हैं उसका बैंड गैप विजिबल रेंज में होना चाहिए। विजिबल रेंज मैंने बताया था 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच। ये विवग्योर होता है VIBGYOR। तो रेड फोटोन की एनर्जी सबसे कम होती है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वायलेट फोटोन की एनर्जी सबसे अधिक होती है। तो अगर हम बैंड गैप इसी रेंज में रखेंगे 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच, तो जब भी एलईडी को हम फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं, तो जब भी मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन होल में गिरेगा और बैंड गैप इस रेंज में होगा तो इसी कलर का लाइट निकलेगा। विच इज करेक्ट रिलेशनशिप। अब फिर यहां पर ट्रांजिस्टर से क्वेश्चन आ गया। 3 करंट है, इमीटर करंट, बेस करंट, कलेक्टर करंट। तो यहां पर आप याद रखेंगे कि इमीटर करंट का वैल्यू हमेशा बेस करंट और कलेक्टर करंट के सम के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रांजिस्टर कैन एक्ट एज ए स्विच। देखिए ट्रांजिस्टर दो तरीके से काम करता है। एक यह एम्पलीफायर की तरह काम करता है। एम्पलीफायर पता होगा, जो सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। और एक ये स्विच की तरह भी काम करता है। ट्रांजिस्टर दो तरीके से काम करता है, एम्पलीफायर की तरह भी, स्विच की तरह भी। और ट्रांजिस्टर को 3 अलग अलग रीजन में ऑपरेट कर सकते हैं। देखिए कौन कौन सा रीजन है, यहां पर लास्ट में लिखा हुआ है। एक रीजन होता है एक्टिव रीजन, एक होता है कट ऑफ रीजन, एक होता है सैचुरेशन रीजन। ये 3 रीजन में किसी भी हम ट्रांजिस्टर को ऑपरेट कर सकते हैं। कौन कौन सा हो गया, एक्टिव, कट ऑफ, सैचुरेशन। तो एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर को जब हम यूज करते हैं तो वह एम्पलीफायर की तरह काम करता है। एक्टिव एम्पलीफायर, देखिए दोनों वर्ड ए से स्टार्ट है। एक्टिव रीजन में एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन में ये स्विच की तरह काम करता है। सैचुरेशन ये एस से स्टार्ट है, ये भी एस है। तो सैचुरेशन और कट ऑफ दोनों में स्विच बन जाएगा, और एक्टिव रीजन में ये एम्पलीफायर की तरह काम करता है। तो यहां पर देखिए अ ट्रांजिस्टर कैन एक्ट एज ए स्विच। तो यह स्विच की तरह किस रीजन में काम करेगा, तो इसका जवाब होगा कट ऑफ रीजन एंड सैचुरेशन रीजन। तो पहला है एक्टिव रीजन, ये नहीं होगा। सेकंड है कट ऑफ रीजन, ये होगा। थर्ड है सैचुरेशन रीजन, ये भी होगा। और फोर्थ है बोथ बी एंड सी, यानी फोर्थ नंबर होगा, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 है जंक्शन ट्रांजिस्टर विथ बैक टू बैक पीएन जंक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय। तो देखिए सीधा क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर किसके द्वारा आविष्कार किया गया, यानी किस साइंटिस्ट ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया विलियम शॉकले ने। विलियम शॉकले ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया, विलियम शॉकले। इस साइंटिस्ट को याद रखिए, विलियम शॉकले ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। हालांकि बाद में इन लोगों ने भी सहयोग किया, जे बार्डिन, WH ब्रेटेन, इन लोगों का भी नाम ट्रांजिस्टर के नाम से कनेक्टेड है। लेकिन स्टार्टिंग जो खोज हुआ था वो विलियम शॉकले के द्वारा हुआ था। आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा होगा। तो यहां पर ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे बढ़ता है। तो जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है। यहाँ पर -3 वोल्ट है, यहाँ -4 वोल्ट, यहाँ -6 वोल्ट। तो इसका मतलब इस तीनों फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा होगा ν3, उससे छोटा ν2 और सबसे छोटा ν1। तो इसका सही जवाब होगा ν3 ग्रेटर देन ν2 ग्रेटर देन ν1। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल Q एंड मास m बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस V विल बी। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम पढ़ाए हैं।
डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला आपको पढ़ाए थे, H/P, H/mv, और P का फॉर्मूला था √2m के, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो H/√2mqv ये फॉर्मूला। देखिए डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला था H/मोमेंटम, H/मोमेंटम का फॉर्मूला एक होता mv, और मोमेंटम का एक फॉर्मूला होता √2m के, और काइनेटिक एनर्जी जब भी किसी चार्ज पार्टिकल q को हम v वोल्ट पे एक्सेलरेट करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस v। तो ये फॉर्मूला था डी ब्रोगली वेवलेंथ का उस चार्ज पार्टिकल के लिए जो v वोल्ट पे एक्सेलरेट किया जाता है। एन एनर्जी एसोसिएटेड विथ ए फोटोन इज 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट बिलोंग्स टू। कह रहा है एक फोटोन है जिसकी एनर्जी है 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये कौन सा रे होगा, मतलब वो फोटोन किस रे से बिलोंग करेगा, क्योंकि हर एक रे तो फोटोन से बना है, एक्स रे, गामा रे, जितना भी अल्ट्रा वायलेट, विवग्योर, ये सब ही फोटोन से बना, और हर फोटोन की एनर्जी अलग अलग होती है। अभी आपको मैंने विवग्योर में बताया रेड फोटोन की एनर्जी अलग है, येलो फोटोन की एनर्जी अलग है, वायलेट की अलग है, अल्ट्रा वायलेट की अलग है। तो यहाँ पर एक फोटोन है हमारे पास जिसकी एनर्जी 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी बहुत ज़्यादा है। तो देखिए वायलेट की एनर्जी आपको याद है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वायलेट फोटोन की एनर्जी। वायलेट फोटोन की एनर्जी सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। वायलेट के पीछे क्या होगा, अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट के बाद क्या होगा, एक्स रे, और उसके बाद गामा रे। तो जो जो हम इधर बढ़ते जाएंगे लेफ्ट साइड की ओर, त्यों तो एनर्जी बढ़ेगा। तो यहां पर 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रखिएगा, एक्स रे फोटोन का एनर्जी होता है, इसको आप याद रखिए। रेंज ऑफ माइक्रोवेव इज, माइक्रोवेव का फ्रीक्वेंसी कहां से किस रेंज में होता है, तो 3 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच होता है। हमने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ाया था, उसमें देखिए जाके कि माइक्रोवेव का फ्रीक्वेंसी रेंज मैंने लिखा था इतना हर्ट्ज से इतना हर्ट्ज, तो उस हर्ट्ज को आप गीगाहर्ट्ज में बदल लीजिएगा 10⁻⁹ से डिवाइड करके, तो आपका होगा 3 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज। एटेन्युएशन इज मेजर्ड इन, जब भी कोई सिग्नल किसी चैनल से होकर जाता है, जैसे ये ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर जब भी किसी सिग्नल को ट्रांसमिट करता है तो उसका स्ट्रेंथ घटते जाता है, इसी प्रोसेस को एटेन्युएशन कहते हैं। एटेन्युएशन का मतलब होता है सिग्नल का कमजोर होना, तो सिग्नल की इंटेंसिटी घटती है, ठीक है ना। तो सिग्नल की इंटेंसिटी को हम लोग बेल और डेसीबेल में मेजर करते हैं, बेल एंड डेसीबेल, ये यूनिट है, मात्रक है किसका, इंटेंसिटी का। इंटेंसिटी का मात्रक होता है बेल और एक और मात्रक है डेसीबेल। तो एटेन्युएशन इज मेजर्ड इन, यानी किसी सिग्नल का जो एटेन्युएशन होता है उसका स्ट्रेंथ धीरे धीरे घटता है, वह सिग्नल कमजोर होता है, उस सिग्नल की इंटेंसिटी घटती है, उसको हम लोग बेल और डेसीबेल में मापते हैं। ओम में नहीं मापेंगे, साइमन में नहीं मापेंगे, महो में नहीं मापेंगे, डेसीबेल में मापेंगे। एनर्जी गैप इन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर रिस्पेक्टिवली, सिलिकॉन एक प्योर सेमीकंडक्टर है और जर्मेनियम भी सेमीकंडक्टर है, दोनों का एनर्जी गैप पूछ रहा है। तो याद रखिए सिलिकॉन का एनर्जी गैप होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम का कम होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिलिकॉन का हो गया 1.1 और जर्मेनियम का हो गया 0.7। नेक्स्ट है रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बाय, रेडियो वेव जो रिफ्लेक्ट होता है किस मंडल के द्वारा, तो ये आयनोस्फेयर यानी आयन मंडल के द्वारा ये रिफ्लेक्ट होता है, स्ट्रेटोस्फेयर या ट्रोपोस्फेयर के द्वारा ये रिफ्लेक्ट नहीं होता। द मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज डबल्ड बाय व्हाट फैक्टर इज वेवलेंथ चेंज्ड, किसी पार्टिकल का मोमेंटम अगर डबल कर दें तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है h/मोमेंटम, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला याद है, h/मोमेंटम। अगर हम p को डबल करेंगे तो वेवलेंथ हाफ हो जाएगा, तो यहाँ 1/2 हो जाएगा। क्लाउड्स रिफ्लेक्ट, यानी बादल जो है किसको परावर्तित करते हैं, इंफ्रारेड रेज को। बादल जो होते हैं, आकाश में बादल बनते हैं, वो किसको परावर्तित करते हैं, इंफ्रारेड रेज, और वही परावर्तित होता है तो पृथ्वी हमारा गर्म रहता है। आपने इंफ्रारेड का यूज़ पढ़ा होगा, एक यूज़ मैंने बताया था, इंफ्रारेड का यूज़ होता है फिजिकल थेरेपी में, एक था
इंफ्रारेड डिटेक्टर जो कि सैटेलाइट में लगे होते हैं, एक था कि यह इंफ्रारेड रेज हमारे वातावरण को गर्म रखता है और जीवन को बनाए रखता है। तो यह इंफ्रारेड क्या होता है, जब सनलाइट आता है, जैसे ये हमारा अर्थ है, ये एटमॉस्फेयर है, जब सनलाइट आता है तो इंफ्रारेड उसके साथ आ जाता है और यह इंफ्रारेड अर्थ एब्जॉर्व करता है, फिर अर्थ इसको रिलीज करता है। तो यह इंफ्रारेड एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके जा नहीं पाता है, मतलब आ जाता है, इंफ्रारेड आ तो जाता है लेकिन फिर ये जा नहीं पाता, और इसी इंफ्रारेड के कारण हमारा वायुमंडल गर्म रहता है। तो क्लाउड किसको रिफ्लेक्ट करता है, इंफ्रारेड रेज को। ए डायोड में बी यूज्ड, जो पीएन जंक्शन डायोड है वो रेक्टिफायर की तरह काम करता है, जिसमें मैंने पढ़ा था हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी बनाता है, यानी एक डायोड जो है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है एसी को डीसी बनाने में। डायोड रेक्टिफायर की तरह काम करता है और रेक्टिफायर का काम है एसी को डीसी बनाना। एट 0 केल्विन का मतलब हो गया -273 डिग्री सेल्सियस, द पीस ऑफ जर्मेनियम। तो आप जानते हैं कोई भी सेमीकंडक्टर हो वह 0 केल्विन पर बिल्कुल इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। किसी भी सेमीकंडक्टर में दो बैंड होता है, ऊपर वाले को कंडक्शन बैंड और नीचे वाले को वैलेंस बैंड कहते हैं, और दोनों बैंड के बीच जो एनर्जी गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। ठीक है, तो 0 केल्विन पर क्या होता है, वैलेंस बैंड पूरा भरा रहता है, सब में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कंडक्शन बैंड पूरी तरह खाली रहता है। इसका मतलब एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है कंडक्शन बैंड में, इसका मतलब ये पूरी तरह इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। तो एट 0 केल्विन द पीस ऑफ जर्मेनियम इज ए बैड कंडक्टर। ठीक है, वो गुड कंडक्टर नहीं होगा, सेमीकंडक्टर भी नहीं होगा, वो बिल्कुल बैड कंडक्टर होगा, यानी इंसुलेटर होगा। ये सी नंबर। हाँ, अगर रूम टेम्परेचर पर पूछा जाए तो रूम टेम्परेचर पर जो सेमीकंडक्टर होता है वो उससे करंट फ्लो होता है थोड़ा बहुत। नेक्स्ट है वेवलेंथ विल बी मिनिमम फॉर विच ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर से लोअर ऑर्बिट में तो फोटोन निकलता है, उस फोटोन का वेवलेंथ किस ट्रांजिशन के लिए सबसे कम होगा। तो फोटोन का वेवलेंथ सबसे कम तब होगा, वेवलेंथ मिनिमम तब होगा जब एनर्जी मैक्सिमम हो। आपको याद है हाइड्रोजन एटम के अंदर बहुत सारा ऑर्बिट होता है, ये हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट। सारे ऑर्बिट का आपको एनर्जी का फॉर्मूला मैंने बताया था, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। हाइड्रोजन एटम में nवें कक्षा का एनर्जी होता है -13.6 बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी हो जाएगा n के जगह 1 डाल दो, 1² यानी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम निकल गया। सेकेंड के लिए कितना एनर्जी आएगा, -3.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 से डिवाइड लगेगा। थर्ड के लिए कितना आ जाएगा, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ ऑर्बिट का एनर्जी कितना आ जाएगा, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप देख रहे हैं कि एनर्जी का जो गैप है यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड के बीच ज़्यादा है। अगर हम देखें तो इसका एनर्जी सबसे कम है -13.6, सेकेंड ऑर्बिट का ज़्यादा है -3.54, थर्ड का उससे भी ज़्यादा है -1.51 और फोर्थ का उससे भी ज़्यादा है -0.85। इस तरह से बढ़ते बढ़ते लास्ट यानी इन्फिनिटी वाले ऑर्बिट की एनर्जी हो जाती है 0, क्योंकि जब इन्फिनिटी के स्क्वायर से डिवाइड करिएगा तो 0 होगा। तो फर्स्ट और सेकंड के बीच एनर्जी गैप ज़्यादा है, सेकंड थर्ड थोड़ा कम होगा, थर्ड फोर्थ और कम होगा, फोर्थ फिफ्थ और कम होगा, यानी एनर्जी गैप घटते जाएगा। और ये मैंने आपको एक डायग्राम में दिखाया था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाले डायग्राम में मैंने दिखाया था कि फर्स्ट ऑर्बिट यहाँ पर है, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ, फिफ्थ यहाँ। ये क्या हो रहा है ना, यहाँ पर गैप ज़्यादा है फर्स्ट और सेकंड के बीच, सेकंड थर्ड के बीच एनर्जी गैप कम हो गया, थर्ड फोर्थ के बीच और कम, इस तरह से घटते चले जाएगा। तो वेवलेंथ मिनिमम तब होगा जब एनर्जी मैक्सिमम हो।
तो जब इलेक्ट्रॉन 5वें कक्षा से चौथे में जंप करेगा तो एनर्जी आएगा, चौथे से तीसरे, तीसरे से दूसरे और दूसरे से पहले। जरा आप सोचिए, 5th से 4th, 4th से 3, 3 से 2, 2 से 1, किस में आपको एनर्जी गैप ज़्यादा लग रहा है? तो एनर्जी गैप ज़्यादा है आपका 2 से 1 में। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करेगा तो ज़्यादा एनर्जी निकलेगा, फोटोन की एनर्जी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ मिनिमम होगा। तो इसलिए आंसर हो जाएगा 2 से 1। द वैल्यू ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो, यानी n/p रेशियो का मतलब हो गया न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो फॉर अ स्टेबल न्यूक्लियस आर। कोई अगर अस्थायी नाभिक है तो उसके लिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1 से लेकर 1.6 तक होना चाहिए। हालांकि मैंने थ्योरी में आपको पढ़ाया था कि अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात 1.5 से कम या उसके बराबर हो तो स्टेबल होता है। तो याद रखिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो क्या होना चाहिए, 1 से लेकर 1.6। अगर इस रेंज में है तो स्टेबल है, अगर इससे ज़्यादा हो गया तो अनस्टेबल होगा। न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ गई, बहुत अधिक बढ़ गई, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात अगर 1.6 से भी ज़्यादा हो गया तो वह अनस्टेबल होकर टूटने लगता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी का यूनिट है बैकरेल और एक यूनिट है क्यूरी। तो यहां क्यूरी हो जाएगा। मिनिमम एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज, तो किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है L, वो होता है NH/2π, जहां n ऑर्बिट नंबर है। तो मिनिमम एंगुलर मोमेंटम फर्स्ट ऑर्बिट के लिए आएगा जब n का मान 1 होगा, यानी h/2π। सेकेंड ऑर्बिट के लिए 2h/2π, थर्ड ऑर्बिट के लिए 3h/2π। तो सबसे कम एंगुलर मोमेंटम फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का होता है, जिसका आंसर होता है h/2π। इन बाइनरी सिस्टम 111 रिप्रेजेंट, बाइनरी सिस्टम में 111 किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो 111 ऐसे लिख लेंगे, यहां पर लिखेंगे 2 पर पावर 0, यहां लिखेंगे 2 पर पावर 1, यहां लिखेंगे 2 पर पावर 2। अब 1 इंटू, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते जाओ, 1 इंटू 2 पर पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 पर पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 पर पावर 0। तो ये 2 का स्क्वायर 4, 2 और ये 1 इंटू 1 1, ये 7 हो जाएगा। यानी 7 एक डेसिमल नंबर है जिसका बाइनरी फॉर्म होता है 111। इफ a बराबर 1, b बराबर 0 एंड c बराबर 1, देन a इंटू बी इंटू सी का इनवर्स यानी डैश विल बी। तो जब तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 1 इंटू 0 0 और 0 इंटू 1 1, सॉरी 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0 और 0 का इनवर्स 1। द डिवाइस विच कन्वर्ट्स AC इंटू DC इज रेक्टिफायर। जो डिवाइस AC को DC में बदले उसको रेक्टिफायर कहते हैं। विच ऑफ द PN जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड। इस चारों में, इस तीनों में कौन सा PN जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड है? तो फॉरवर्ड बायसिंग में ये P को ज़्यादा वोल्टेज पे रखा जाता है और ये N को कम वोल्टेज पे। तो यहाँ पर P जो है कम है और N ज़्यादा है, तो ये तो रिवर्स बायस है। P कम है और N ज़्यादा है, रिवर्स बायस है। P ज़्यादा है, देखिए इधर 0 वोल्ट है और इधर कम है, -2 वोल्ट है, कम हो गया, तो इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस होगा। C नंबर ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाइयर पेनेट्रेटिंग पावर। ये सारा रे में पेनेट्रेटिंग पावर किसका अधिक है, कौन ज़्यादा अधिक छेद सकता है या भेद सकता है किसी भी चीज़ को? तो आपको हम बताए थे अल्फा बीटा गामा या जो भी रे है उसमें गामा रे का पेनेट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा है। द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट X84202, ये एटॉमिक नंबर है, ये मास नंबर है, इमिट्स फर्स्ट एन अल्फा पार्टिकल देन अ बीटा पार्टिकल, देन एटॉमिक नंबर ऑफ द रिजल्टिंग एटम विल बी। कह रहा है कि एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस है जिसका नाम है X84202। इससे क्या हुआ, पहले एक अल्फा पार्टिकल निकल गया, तो जब भी अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो इसका मास नंबर 4 घटेगा,
तो 202 में 4 घटाओ 198, और इसका एटॉमिक नंबर 2 घटेगा तो 84 में 2 घटाओ 82। फिर कह रहा है एक बीटा पार्टिकल निकल गया, तो जब बीटा पार्टिकल निकला तो फिर एक नया न्यूक्लियस बनेगा जिसका मास नंबर एटॉमिक नंबर 1 बढ़ेगा, लेकिन मास नंबर वही रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 19883। तो इसका जो एटॉमिक नंबर होगा, जो फाइनली हमको न्यूक्लियस मिलेगा, उसका एटॉमिक नंबर 83 होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी। आपको पता है जितना भी न्यूक्लियस है, 118 न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन का, हीलियम का, लिथियम का, सबका साइज अलग अलग है, वॉल्यूम अलग अलग है, मास अलग अलग है, लेकिन सबका डेंसिटी सेम है। और न्यूक्लियस का डेंसिटी इस ऑर्डर का होता है 10⁻17 ऑर्डर का, बहुत ज़्यादा डेंसिटी होता है। 2 आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव इक्वल नंबर ऑफ। आइसोटोप का नाम सुना होगा। आइसोटोप एक होता आइसोटोप, एक होता आइसोबार, एक होता आइसोटोन्स। तो आइसोटोप को हिंदी में समस्थानिक कहते हैं। आइसोटोप क्या होता है? एक ही एलिमेंट के वैसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो परंतु मास नंबर डिफरेंट हो। तो आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन एटम का 3 आइसोटोप है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। यहां पर देखिए हाइड्रोजन एटम का 3 आइसोटोप मैंने बताया है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो यहां पर देखिए सबका एटॉमिक नंबर सेम है परंतु मास नंबर अलग अलग है। तो एटॉमिक नंबर सेम है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या सेम है। मास नंबर डिफरेंट है, इसका मतलब न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट है। 1 - 1 0, यहां पर न्यूट्रॉन 0 है। 2 - 1, यहां न्यूट्रॉन 1 है। 3 - 1, यहां न्यूट्रॉन 2 है। तो 2 आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, अगर किसी एलिमेंट के 2 आइसोटोप हैं तो हैव इक्वल नंबर ऑफ, तो उनमें क्या किसकी संख्या इक्वल होती है? न्यूट्रॉन नहीं, प्रोटॉन, हाँ प्रोटॉन की संख्या इक्वल होगी। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नन। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन भी आंसर हो सकता है, प्रोटॉन भी आंसर हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, प्रोटॉन हो जाएगा। द लार्ज सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सन इज। सूर्य से जो हमें गर्मी प्राप्त होती है, सूर्य से हमें एनर्जी प्राप्त होती है, सूर्य से हमें जो लाइट प्राप्त होती है, उसका सोर्स क्या है? माने सन के अंदर आखिर क्या है जो इतना एनर्जी प्रोड्यूस करता है? तो वह है न्यूक्लियर फ्यूजन। आपको मैंने बताया था न्यूक्लियर फ्यूजन, हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन पे। व्हेन अ हीलियम एटम लॉसेस 2 इलेक्ट्रॉन इट इज कन्वर्टेड इनटू। जब कोई हीलियम परमाणु अपना दोनों इलेक्ट्रॉन, हीलियम एटम में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उसको क्या कहेंगे? उसको हीलियम आयन कहेंगे, और उसी को हम अल्फा पार्टिकल भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम वेवलेंथ। तो जरा आप सोचिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद होगा, सबसे लेफ्ट साइड में गामा रे होता है और इस तरह से बढ़ते बढ़ते सबसे राइट साइड में होता है रेडियो वेव। तो इधर से इधर वेवलेंथ बढ़ता है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है रेडियो वेव का और सबसे कम वेवलेंथ होता है गामा रे का। तो गामा रे का वेवलेंथ सबसे कम होगा। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 5 ईयर। किसी रेडियो सक्रिय तत्व का अर्ध आयु 5 साल है। आफ्टर 15 ईयर्स द फ्रैक्शन डिकेड विल बी। तो 15 साल के बाद, तो देखिए इसका हाफ लाइफ 5 साल है और यहां कितना साल पूछ रहा है? 15 साल के बाद। तो यानी कितना हाफ लाइफ गुजर गया? 5, 5, 10, 5, 15, यानी 3 अर्धायु गुजर गया। तो उसके बाद पूछता है कितना फ्रैक्शन टूट जाएगा। तो जो टूट जाएगा उस पर विचार मत करिए, जो बचेगा। आपको याद है कि अगर हमारे पास स्टार्टिंग में n0 एटम्स हो तो n हाफ लाइफ्स गुजर जाने के बाद, कितना हाफ लाइफ? n हाफ लाइफ गुजर जाने के बाद हमारे पास कितना एटम बचता है? n0/2n, इतना बचता है। तो यहां पर हाफ लाइफ है 5 वर्ष और पूछ रहा है 15 वर्ष के बाद, यानी 3 हाफ लाइफ गुजर जाने के बाद कितना बचेगा? तो 1/2 यानी 1/8 बचेगा। तो अगर 1/8 बचेगा तो कितना टूट गया? तो 1 - 1/8 यानी 7/8 फ्रैक्शन टूट जाएगा, डिके हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। बाय इमिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट रिमेन्स अनचेंज्ड।
अगर किसी एलिमेंट से, अगर किसी न्यूक्लियस से अल्फा रे निकलता है या एक अल्फा कण निकलता है तो न्यूक्लियस चेंज हो जाएगा। बीटा प्लस निकलेगा तो भी चेंज होगा, या बीटा माइनस निकलेगा तो भी चेंज होगा। लेकिन गामा रे निकलेगा तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि गामा का ना कोई चार्ज है ना कोई मास है। आपको बताया गया है जब भी किसी न्यूक्लियस से एक अल्फा कण निकलता है तो एटॉमिक नंबर 2 घटता है, मास नंबर 4 घटता है, यानी न्यूक्लियस चेंज हो गया। बीटा प्लस निकलता है तो एटॉमिक नंबर 1 घटता है, प्लस है तो घटेगा, माइनस है तो बढ़ेगा। तो बीटा प्लस निकलता है, बीटा प्लस को पॉजिट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ पर भी एटॉमिक नंबर चेंज होगा, यहाँ भी एटॉमिक नंबर चेंज होगा, इसमें एक घटेगा इसमें एक बढ़ेगा, यानी न्यूक्लियस चेंज होगा। तो लेकिन गामा में ना कोई चार्ज है ना कोई मास है, तो जब भी किसी न्यूक्लियस से गामा रे निकलता है तो वह न्यूक्लियस चेंज नहीं होता। लेजर एक्शन नीड्स, लेजर लाइट का नाम सुने होंगे, उसके लिए क्या चाहिए? तो उसके लिए पॉपुलेशन इन्वर्सन चाहिए। इस ऑब्जेक्टिव को आप याद कर लीजिए। पॉपुलेशन इन्वर्सन एक टर्म है जो लेजर लाइट में यूज होता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर इज डन बाय, पानी को शुद्ध किया जाता है किस रे के द्वारा? तो आपको मैंने बताया था अल्ट्रा वायलेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है वाटर प्यूरिफाई करने में। यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इज, तो कोई भी करंट हो उसका मात्रक एम्पियर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड टू मेक लैब्स फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, किसी लैब में अगर बैक्टीरिया हो गया तो उस बैक्टीरिया को मारने के लिए कौन सा रे यूज किया जाता है? अल्ट्रा वायलेट। यही बैक्टीरिया वाटर में अगर आ जाए तो अल्ट्रा वायलेट से ही उसको मारेंगे। मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ रिलेट्स, मैक्सवेल का जो एम्पियर नियम है वो किसको रिलेट करता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स टू टोटल करंट। ये क्वेश्चन तो मॉडर्न फिजिक्स का नहीं है, ये क्वेश्चन गलती से आ गया है चैप्टर 4 का। मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ, मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ रिलेट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ, आपको मैंने बताया था एम्पियर सर्किटल लॉ, बी डॉट डी एल मी नॉट आई, इस तरह का लॉ बताया था। तो इसी लॉ में मैक्सवेल ने मॉडिफाई करके एक नियम दिया मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ। एक तो नियम है एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है, और एक मैक्सवेल ने एम्पियर सर्किटल लॉ में कुछ मॉडिफाई किया जिसको कहा गया मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ। तो वो किसके किसके बीच का रिलेशन बताता है? तो वो बताता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स टू टोटल करंट। इधर क्या है? टोटल करंट, और इधर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है। मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ रिलेट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स टू टोटल करंट, ठीक है। अब इसको देखिए, यहां पर तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच का रिलेशन है। अ ट्रांजिस्टर कैन एक्ट एज ए एम्पलीफायर इन, तो अभी मैंने बताया था कि ट्रांजिस्टर 3 रीजन में ऑपरेट होता है। तो एम्पलीफायर की तरह यह किस रीजन में काम करता है? तो एक्टिव रीजन, ए फॉर एम्पलीफायर, ए फॉर एक्टिव। एक्टिव रीजन में एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन, इस दोनों में ये स्विच की तरह काम करता है। तो आंसर होगा एक्टिव रीजन। तो ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। अब थोड़ा सा हम आपको ट्रांजिस्टर का कॉन्सेप्ट दे देते हैं। ट्रांजिस्टर, इट इज ए सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज्ड टू एम्पलीफाई और स्विच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। यह एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसका इस्तेमाल होता है किसी सिग्नल को एम्पलीफाई करने में, यानी उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाने में, या फिर किसी सिग्नल को स्विच करने में, यानी उसके लेवल को घटाने या बढ़ाने में। इट हैज़ 3 टर्मिनल्स, किसी भी ट्रांजिस्टर में कम से कम 3 टर्मिनल होता है। इट इज ऑफ 2 टाइप्स, पीएनपी, एनपीएन। तो ट्रांजिस्टर 2 प्रकार का होता है, एक ट्रांजिस्टर है पीएनपी और एक है एनपीएन। तो देखिए ये जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है इसमें 2 पी सेमीकंडक्टर के बीच में एन सेमीकंडक्टर होता है। पीएनपी यानी दोनों पी के बीच में एन टाइप मटेरियल को क्या किया गया है? बीच में रखा गया। और ये जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में पी टाइप सेमीकंडक्टर को 2 एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में रखा जाता है।
और ये जो बीच वाला पोर्शन होता है ये काफ़ी पतला होता है। आपने पढ़ा होगा पीएन जंक्शन, तो ये जो लाइन है ये भी तो पीएन जंक्शन है, इधर पी है इधर एन है, और ये वाला जो लाइन है ये भी तो पीएन जंक्शन है, इधर एन है इधर पी है। तो इसका मतलब जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें 2 पीएन जंक्शन होता है। किसी भी ट्रांजिस्टर में 2 पीएन जंक्शन होता है। एक ये लाइन हो गया फर्स्ट पीएन जंक्शन, सेकंड पीएन जंक्शन, यहाँ पर भी 2 पीएन जंक्शन है। ट्रांजिस्टर 2 टाइप का हो गया। ट्रांजिस्टर में कितना टर्मिनल होता है? 3 टर्मिनल। यहाँ पर से जो टर्मिनल निकला इसको बेस कहते हैं, इधर वाला टर्मिनल जो राइट साइड है उसको कलेक्टर कहते हैं, और जो लेफ्ट साइड टर्मिनल है उसको इमीटर कहते हैं। लेफ्ट वाले को इमीटर, बीच वाले को बेस और राइट वाले को कलेक्टर। फिर से समझिए, ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, क्लियर है। यह 2 काम करता है, या तो किसी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा या उसका स्विच करेगा। इसमें 3 टर्मिनल होता है, एक का नाम है इमीटर, दूसरे का नाम है बेस, तीसरे का नाम है कलेक्टर। और यह 2 प्रकार का होता है, पीएनपी और एनपीएन। किसी भी ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल है, इमीटर बेस कलेक्टर, और किसी भी ट्रांजिस्टर में 2 पीएन जंक्शन होते हैं। वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर, ये मैंने पीएनपी ट्रांजिस्टर लिया है, आप ध्यान से देखिए, पीएनपी, ये एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है। यहां पर जो टर्मिनल है उसको बेस कहेंगे, यहां पर एक टर्मिनल है कलेक्टर और यहां पर एक टर्मिनल है इमीटर। अब देखिए, चूंकि ये इमीटर है और ये बेस है, तो इस वाले पीएन जंक्शन को इमीटर बेस जंक्शन कहते हैं। दिस जंक्शन इज कॉल्ड इमीटर बेस जंक्शन, क्योंकि इधर इमीटर है और इधर बेस है। और इधर देखो, ये कलेक्टर है और ये बेस है, तो इस वाले जंक्शन को कहेंगे कलेक्टर बेस जंक्शन। यहां पर आप समझ सकते हैं, ये जंक्शन हो गया इमीटर बेस जंक्शन, इमीटर बेस, और ये वाला जो लाइन है ये हो गया कलेक्टर बेस जंक्शन। इमीटर बेस जंक्शन जो होता है इसको हम फॉरवर्ड बायस करते हैं, और कलेक्टर बेस जंक्शन, ये कलेक्टर और बेस, ये वाला जो जंक्शन है इसका हम रिवर्स बायसिंग करते हैं। ठीक है, इमीटर बेस जंक्शन का फॉरवर्ड बायसिंग, कलेक्टर बेस जंक्शन का रिवर्स बायसिंग। अगर ऐसा हम करेंगे तो ये कहलाएगा एक्टिव रीजन। 3 रीजन मैंने बताया था, एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन। अगर दोनों का हम फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे तो चला जाएगा सैचुरेशन रीजन, और दोनों का रिवर्स बायसिंग करेंगे तो कहलाएगा कट ऑफ रीजन। तो अभी जो हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है इसको मैंने एक्टिव रीजन में कनेक्ट किया है। ठीक है, यानी इधर फॉरवर्ड बायस किया, इधर रिवर्स। अगर एक फॉरवर्ड है एक रिवर्स है, मैंने पहला वाला फॉरवर्ड है, अगर इमीटर बेस को मैंने फॉरवर्ड बायस किया और कलेक्टर बेस को रिवर्स बायस, तो ये कहलाएगा एक्टिव रीजन। अगर दोनों फॉरवर्ड होता तो सैचुरेशन और दोनों रिवर्स होता तो कट ऑफ। अब देखिए, यहां पर P को मैंने कनेक्ट किया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और N को कनेक्ट किया निगेटिव टर्मिनल से। यहाँ पर P को कनेक्ट किया है निगेटिव से और N को कनेक्ट किया पॉजिटिव से। तो आपको याद होगा फॉरवर्ड बायस में P को पॉजिटिव, N को निगेटिव, तो यहाँ पर P पॉजिटिव है, N निगेटिव है। और रिवर्स में क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, P को निगेटिव करते हैं और N को पॉजिटिव करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये इमीटर करंट है, इमीटर करंट का एक थोड़ा सा पार्ट गया इधर नीचे, बेस करंट कहलाएगा, और बाकी पार्ट इधर गया जिसको कलेक्टर करंट कहेंगे। तो IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। सबसे बड़ा इमीटर करंट होता है, सबसे छोटा बेस करंट होता है, बीच में कलेक्टर करंट होता है। एक टर्म है करेंट गेन। 2 तरह का करंट गेन होता है ट्रांजिस्टर में, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। अल्फा होता है कलेक्टर करंट बाय इमीटर करंट, और करंट गेन बीटा होता है कलेक्टर करंट बाय बेस करंट। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो ट्रांजिस्टर में 2 करंट गेन होता है, पहले इसको ये समझिए। ट्रांजिस्टर में करंट गेन, 2 करंट गेन होता है, एक अल्फा और एक बीटा। दोनों फॉर्मूला में IC को मैंने ऊपर रखा, IC का मतलब कलेक्टर करंट। बीटा के फॉर्मूला में नीचे बेस करंट होगा, अल्फा के फॉर्मूला में नीचे इमीटर करंट। बीटा बेस, तो बीटा का फॉर्मूला होगा IC बाय IB और अल्फा का फॉर्मूला होगा IC बाय IE। दोनों में IC को ऊपर रखा गया। अब देखिए, कलेक्टर करंट छोटा होता है, इमीटर करंट बड़ा होता है, इसलिए अल्फा का मान हमेशा 1 से कम आएगा। लेकिन बेस करंट बहुत छोटा है और कलेक्टर करंट बहुत बड़ा है, तो इसका मान हमेशा 1 से काफ़ी बड़ा आता है। इसका मान 20 से लेके 200 के बीच में आता है, यानी 1 से बड़ा। तो यह भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि अल्फा का मान क्या हो सकता है।
अब एक ऑप्शन में 1 से कम देगा, 3 ऑप्शन में 1 से ज़्यादा, तो अल्फ़ा का मान हमेशा 1 से कम होता है और बीटा का मान हमेशा 1 से ज़्यादा। और दोनों के बीच क्या संबंध है, अल्फ़ा और बीटा? तो अल्फ़ा और बीटा के बीच संबंध है 1/α इज इक्वल टू 1/β + 1। ये जो करेंट गेन है अल्फ़ा और ये करेंट गेन बीटा, दोनों के बीच रिलेशन याद रखिए, 1/α इक्वल टू 1/β + 1। यहाँ से आप सॉल्व करके अल्फ़ा निकाल सकते हैं और यहाँ से सॉल्व करके आप बीटा का भी मान निकाल सकते हैं। बाकी ये तो आपको समझाए थे कि एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन, 3 रीजन में ट्रांजिस्टर काम करता है। एक्टिव रीजन में एम्पलीफायर की तरह, कट ऑफ और सैचुरेशन में स्विच की तरह। तो ये ट्रांजिस्टर का थोड़ा सा मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया ताकि आपका ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो सके। ठीक है, आप लोग ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा मेहनत करिए। थैंक यू।